नमस्कार। डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में हम आपको राजस्थान के उन महत्वपूर्ण लोगों से मिलवाते हैं, रूबरू कराते हैं जो देश समाज को बदलने में अपना अहम योगदान देते हैं। भले ही राजनीति से, प्रशासन से, शिक्षा, चिकित्सा या फिर किसी और वर्ग से वे ताल्लुक़ रखते हैं। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो राजस्थान के पूर्वोत्तर के बड़े कांग्रेस नेता कहे जाते हैं। पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं, 3 बार के विधायक हैं। हम स्वागत करते हैं राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब का। सर, नमस्कार। कार्यक्रम में हमारे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जूली साहब का जो सफ़र है वो हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुरुआत एक तो किस प्रकार से आपकी राजनीति के अंदर, उसके बारे में आपसे जानना चाहें। देखिए, राजनीति के अंदर तो मैं अचानक ही मेरा आना हुआ। राजनीति के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मैंने बहुत कम उम्र में मेरा बिजनेस संभाला था, जो स्टोन एक्सपोर्ट का काम था, और उसी के अंदर मैं लगा हुआ था। उसी दौरान जो है पंचायत समिति नीमराना के अंदर पिताजी को प्रधान बनाने की बात आई थी, और उसी समय जो है मेरा वार्ड, मेरे जो रिजर्व नहीं था, दूसरा वार्ड रिजर्व हुआ था, और जिला प्रमुख का पद भी जो है रिजर्वेशन का था। तब ये बात चली कि भाई जिला प्रमुख भी लड़ सकते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं था। मैं पिताजी को प्रधान ही बनाना चाहता था, और ये एक संयोग ही था कि हम दोनों चुनाव लड़े, पिताजी और मैं। पिताजी पंचायत समिति के लिए लड़ रहे थे और मैं जो है जिला प्रमुख के लिए लड़ रहा था। और जब पिताजी का जो चुनाव था, क्योंकि वो जनरल सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, वो रिजर्व वार्ड नहीं था पिताजी का, तो वो लगभग 125 वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन उसी वक्त आप जीते और कम उम्र के, और मैं जो है उस समय जीता, और 24 साल का जिला प्रमुख बन गए आप। व्यक्ति को जिला प्रमुख बनने का सौभाग्य मिला। जिला प्रमुख रहते हुए किस प्रकार आपका कामकाज रहा? देखिए, जिला प्रमुख रहते हुए क्योंकि क्या सीखने को भी मिला? क्योंकि आप उस वक्त में लर्निंग स्टेज भी कही जा सकती है, राजनीति को आप सीख रहे देखिए, थे। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा जिला प्रमुख का कार्यकाल था, वो मेरे लिए आज भी यादगार है। जिला प्रमुख के समय में जो आदमी मेरे पास आया, किसी भी काम के लिए आया, मैंने उसको खाली हाथ नहीं भेजा। उस समय जिले का बजट अच्छा होता था, इंदिरा आवास या लोगों को मकान हम दे सकते थे, रोजगार के लिए लोन हम दे सकते थे, और विकास के तो सारे काम हम दे सकते थे, सड़कें हैं, बोरिंग है। तो उस समय इसी चीज़ की ज़्यादातर डिमांड थी। और मैं समझता हूँ एक पंचायत के अंदर, एक गांव के अंदर अगर 1-2 लाख रुपए भी हम दे देते थे तो बहुत बड़ी बात होती थी जी। कि जिला प्रमुख ने हमारे गांव में 1 लाख रुपए दिया है, 2 लाख रुपए दिया है। और उस चीज़ के लिए बहुत बड़ा मान सम्मान, स्वागत गांव के लोगों के द्वारा किया जाता था। पूरा गांव इज्जत करता था। और अब मैं समझता हूँ, अब 2-2 करोड़ भी दे दें, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पंचायत में लगता है कि भाई ये तो काम होना ही था, या हो रहा है, या होता रहेगा। तो ये बात थी। दूसरा, उस समय जो भी आया, जिस भी काम के लिए आया, मैंने संतुष्ट करके भेजा। उस समय जो शक्तियाँ थी जिला प्रमुख के पास, या जो फंडिंग आती थी, बजट आता था, वो खूब होता था। अगर आप ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि जनता में अब उम्मीदें और अपेक्षाएं काफ़ी बढ़ गई। एक राजनेता से, एक जनप्रतिनिधि से वो बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं कि अब चीज़ें और ज़्यादा विकास की दिशा में काम हो। अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो क्या है, हर व्यक्ति अब दूसरे की थाली में देख के बहुत ध्यान रखता है कि उस गांव में क्या हुआ है तो मेरे में क्या। ये नहीं देखते भाई उस गांव की हो सकता है इस चीज़ की ज़रूरत पहले हो। दूसरा ये है कि अब और काम भी ज़्यादा बढ़ गया हमारे। तो शादी ब्याह, सुख दुख, ये काम भी एक, मैं समझता हूँ नेताओं का आज के समय में बहुत ज़्यादा हो गया है। और व्यक्तिगत भी
कि कई सारे कारण होते हैं कि व्यक्तिगत मदद के लिए भी आप हाँ, नेताओं से उम्मीद व्यक्तिगत होते हैं। व्यक्तिगत भी होती है। जी। और चूँकि मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ी हमारे सामने दिक्कत भी रहती है हुँ, हुँ, कि हुँ। पर्सनल अलग से नहीं होनी चाहिए। मतलब एक नेता के देखिए, सामने ये चैलेंज हो जाता है कि वो पब्लिक के काम करे या फिर हाँ, एक-एक व्यक्ति के एक-एक काम करे, तो वो नहीं, एक-एक लार्जर व्यक्ति के भी अब आजकल तो काम तो एक-एक के ही आ गए, क्योंकि अच्छा। चुनाव में तो वही वोटरों को निकालने का काम तो एक-एक व्यक्ति करता है। जी, जी, जी। वो हमारे नेताजी होते थे पहले, वो कहते थे कि जब मैंने गाँव में वोट माँगने गया, हाँ, तो मेरा कार्यकर्ता नाराज़ था। उसने कहा मैं काम के लिए गया, मेरा काम नहीं कराया। तो उसने कहा भाई तेरा काम नहीं हुआ होगा पर गाँव की तो सड़क बनाई है मैंने। बिल्कुल। तो उसने कहा सड़क से ले ले वोट। तो मतलब कहने वो का सबके काम आएगी वो चीज़ हाँ, महत्व इतना नहीं रखती वो जितना कि वो व्यक्तिगत काम किया हुआ हो। व्यक्तिगत, क्योंकि व्यक्तिगत किसी की नाराज़गी भी हो जाती है, तो हुँ, एक व्यक्ति इतना नुकसान करता है, नेगेटिव प्रचार करता है। और चूँकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, नेगेटिव न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलती है, लोग उसको बड़े मज़े लेके भी देखते हैं। तो जो पॉजिटिव हो रहा है, वो पीछे रह जाता है और नेगेटिव जो है वो आगे आ जाता है। 2 दशक की राजनीति का आपका अनुभव 2004 से शुरुआत और अब 24 के बाद में हम देख रहे हैं करीब 2 दशक। उन 2 दशकों में आप कितना देखते हैं राजनीतिक कितना बदलाव जो है वो आपने महसूस किया है? अब क्या चैलेंजेज़ जो हैं वो सामने आ गए हैं? अब चुनाव लड़ना कितना मुश्किल? देखिए, चुनाव तो हमेशा ही लड़ना मुश्किल था। अब चूँकि पहले ये पता रहता था कि कौन क्या वार करेगा या क्या किसके दिल में है, लोग बोल देते थे, या कम अप्रोच में ही वोट मिल जाता था। आज हाँ, तो अगर एक घर में 2 भाई हैं, तो दोनों भाई भी अलग-अलग वोट डाल सकते हैं। मियाँ-बीवी भी अलग वोट डाल सकते हैं। आज तो पहले तो गाँव में एक व्यक्ति जाता था और वो सर पे हाथ रख देता था गाँव का बुजुर्ग कि भई पूरे गाँव का समर्थन है। तो फिर पूरा गाँव 90% या 100 के 100% उसको वोट दे देता था। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। आज चैलेंज बहुत प्रचार ज़्यादा भी है। डिजिटल है। डोर टू डोर कैंपेन हो गया है, हर व्यक्ति को टच करना हो गया है, डिजिटल भी है, मीडिया, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और इसमें बहुत से लोग जो है कोई धन बल के ऊपर, कोई सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बहुत जगह से इसको लोग कहीं न कहीं इसके अंदर गड़बड़ कर सकते हैं। जी। तो पहले वाला मैं समझता हूँ चुनाव अच्छा था, आसानी से लड़ते थे, कैंडिडेट भी अगर आमने-सामने मिल जाते थे तो एक-दूसरे की इज़्ज़त करते थे। हुँ, हुँ। लेकिन आज तो ज़माना ही अलग ही ट्रैक पे चल रहा है। आप तो हरियाणा में पढ़े लिखे हैं। नहीं, हरियाणा में पढ़ने के बावजूद आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हरियाणा में भी राजनीति की जा सकती है, तो शुरुआत वहाँ से भी कर सकते थे? हरियाणा नहीं, के कई नहीं, लोग हमारे यहाँ राजस्थान में भी चुनाव लड़े हैं। मैं तो बाई चांस जो है राजनीति में आ गया। मैं बता रहा ना, मैं कोई राजनीति में आना नहीं चाहता था। हुँ, हुँ। मैं तो पत्थर का काम था अपना, उसी में लगे रहते थे, पिताजी की मदद करते थे। हुँ, हुँ। लेकिन मेरी एजुकेशन वैसे राजस्थान की है। अच्छा, मैंने 8वीं तक की पढ़ाई मेरे गाँव काठवास के अंदर की। आपके बॉर्डर पर हरियाणा है। हाँ, फिर 12वीं तक की पढ़ाई मैंने जो है परतापुर गाँव है, मेरे गाँव से 5 किलोमीटर दूर है, उसके की। और उसके बाद जो मैंने ग्रेजुएशन की, वो मैंने हरियाणा से रेवाड़ी से की। हुँ, हुँ। तो ये हालाँकि मैंने एमएलए बनने के बाद में मैंने लॉ भी की, हुँ, हुँ। अलवर से। हुँ, तो हरियाणा मेरे गाँव की 3 तरफ हरियाणा है। हुँ। हमारे सारे हाँ, मतलब सवाल ये था कि क्या हाँ। आपको कभी ऐसा भी फ़ील हुआ कि राजनीति हरियाणा में भी की जा सकती है? हाँ, नहीं की जा सकती है, पर जिस समय राजनीति में आया उस समय तो राजनीति में आने की नहीं सोची थी, तो फिर हरियाणा, राजस्थान तो कोई बात ही नहीं थी। हुँ। तो जब अचानक आना हुआ और सीधा यहीं से हो गए तो फिर यहीं। अभी रिसेंट आप अमेरिका यात्रा करके लौटे हैं। किस तरह की यात्रा रही आपकी और क्या कुछ वहाँ पर आपने एक्सप्लोर किया? देखिए, मैं समझता हूँ ये अमेरिका का जो अनुभव है, ये जीवन का एक ऐसा समय था जो मैं समझता हूँ एक बार अमेरिका मौका लगे तो जाना भी चाहिए। हुँ, हुँ। और मेरे लिए तो विशेष अनुभूति थी। और मैंने मेरी अमेरिका यात्रा के दौरान मैंने कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की। वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल, उसके अंदर 50 देशों के लोग आए थे और वो कॉन्फ्रेंस थी 5 दिन की। लेकिन मैं 15 दिन के लिए गया, क्योंकि
यूएसए आप जाते हो तो मोटा मोटी 2 दिन आने के 2 दिन जाने के तो उसी में ही लग जाता है। और उसके बाद जेट लैग और कई दिक्कतें रहती है। वहाँ जाने के बाद में पहले दिन से दिमाग में ये थी कि मैं घूमने नहीं आया हूँ, मैं सीखने आया हूँ। मैंने वहाँ जाके जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ थी, चाहे एमआईटी हो, चाहे आपके जो स्कूल है वहाँ का, वो जॉन कैनेडी स्कूल हो, चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, 3-4 यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का मौका मिला और ये देखा कि भाई यहाँ ऐसा अलग क्या है। और वहाँ का सिस्टम देखा कि वहाँ किस प्रकार से गवर्नेंस काम करती है, किस प्रकार से लोगों का सहयोग उसके अंदर रहता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक तो वहाँ पर्यावरण चूँकि वैसे भी हमसे तो 3 गुना बड़ा है और क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखें तो, और आबादी के हिसाब से देखें तो हम उनसे 5 गुना बड़े हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में खुलापन तो है ही, खूब खुली जगह है, लेकिन फिर भी जो मेंटेन उन्होंने किया है पूरा ग्रीनरी, हाईवेज के पास पेड़ पौधे, हम तो वहाँ बरसात के मौसम में भी गए थे और वहाँ आम व्यक्ति जिस प्रकार से सफाई में और उसमें ध्यान देता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। वहाँ पैदल जो लोग चलते हैं उनको अलग तवज्जो दी जाती है, उनको पूरा प्रोटोकॉल रहता है कि अगर वो रेड लाइट पे भी पैदल निकल रहा है तो गाड़ी वाला गाड़ी को रोकेगा, पहले पैदल को जाने का इशारा करेगा। बिल्कुल। और विशेष रूप से मैं बात करूं तो जो मेरी समझ में आया कि अमेरिका जो है पूरी दुनिया का जो ब्रेन है ना, उसको अपने पास खींचने की कोशिश करता है। वो फैसिलिटीज इस प्रकार से ही देते हैं कि इंडिया के भी जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो चाहते हैं कि मेरा एडमिशन वहाँ हो वहाँ जाए, हो जाए। और वहाँ पढ़ते हैं, फिर वहीं उनको सर्विस मिल जाती है और वो फिर वहीं के लिए काम करते हैं। रिसर्च पे बहुत ज़्यादा जोर है, रिसर्च कराई जा रही है बड़े तगड़े तरीके से, पूरे दुनिया के लोग वहाँ रिसर्च कर रहे हैं यूएसए के लिए, उनको अच्छे पैकेज मिल रहे हैं, वो कुछ अलग लेकिन एक हटके हैं। पलायन को रोकना भी अभी बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हमारा टैलेंट वहाँ जाता है तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे, क्योंकि आज़ादी हमें मिली, आज़ादी के समय जो स्थिति हमारी थी वो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ तक आए हैं और काफ़ी टैलेंट हमारा रुकने भी लगा है। और ये भी है कि आज हमारे टैलेंट ने पूरी दुनिया की जो विशेष रूप से अपन बात करें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सॉफ्टवेयर की, इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर, उनके ज़्यादातर सीईओ और पदाधिकारी जो है इंडिया के लोग हैं। उन्होंने वहाँ पे पूरा अपना आधिपत्य भी जमाया और उससे यूएसए घबराया भी है। वो कह रहा है कि भाई यूएसए वाले मेहनत करो, नहीं तो तुम्हारी सारी नौकरी इंडिया के लोग ले जाएंगे। दूसरा, मैंने वहाँ जाके ये भी मैंने सोचा कि यहाँ इंडिया के लिए इमेज क्या है, क्या सोचते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ बहुत अच्छी इमेज है हमारे लोगों की, जी। क्योंकि हमारे लोगों ने वहाँ जाके, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, या अलग अलग डिपार्टमेंटों में जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अच्छी इमेज है। हमारे लोगों ने वहाँ पे नाम कमाया है, बिल्कुल। क्योंकि उनसे कोई नफरत और ये नहीं करता है। हम सोचते थे कि भाई हो सकता है इंडिया से वहाँ लोग नफरत करते हो इंडिया के लोगों से, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा माहौल था। और जो आपने कहा कि पलायन जो रोकना है, वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण चैलेंज है देश के सामने, और उसमें हम सब लोगों को अभी प्रयास कर भी रहे हैं। हमारे चाहे जो भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, इन सब लोगों ने इस ओर ध्यान दिया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का तो विजन ही था, जो उन्होंने बहुत उस विजन के साथ इस देश की नींव रखी है, तो वो हमेशा इस देश के आगे बढ़ने में काम आएगा। एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में, एक संवेदनशील नेता के रूप में आपकी छवि है, आपको ऐसे पहचाना जाता है। आप किस तरह से देखते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पिछली बार आपने उसका मंत्री का दायित्व आपने संभाला पिछली सरकार में।
क्या जो टारगेट्स थे या जो अचीवमेंट्स थे आप उनसे संतुष्ट रहें या फिर आपको लगता है कि और भी बहुत सारा काम किया जा सकता था? आपको कुछ विज़न था वो जो छूट गया? किन चीज़ों पर आप उनको ध्यान भी दिला सकते हैं? देखिए, ये जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, ये अगर कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है तो इससे बढ़ के कोई विभाग हो नहीं सकता। आप भिखारियों के लिए भी काम कर सकते हो, आप ट्रांसजेंडर के लिए भी काम कर सकते हो, आप सफाई कर्मियों के लिए भी काम कर सकते हो और आप समाज के हर उस वर्ग के लिए काम कर सकते हो जो कहीं न कहीं मुख्य धारा से दूर है। हमने प्रयास किए, सोशल सिक्योरिटीज़ की जो स्कीमें थी, विशेष रूप से अगर हम पेंशन की बात करें, तो पहले पेंशन अप्रूव कराने के लिए आपको 2, 4, 5,000 रुपए खर्च हो जाते थे। हुँ, हुँ। आपको 2, 5, 10 दिन से लेकर साल तक लग जाती थी। आपका फॉर्म जमा नहीं होता था, चक्कर काटने पड़ते थे। दूसरे की मर्ज़ी पे रहना होता था, सरपंच साइन करे तो करे, वीडियो साइन करे तो करे, पटवारी साइन करे तो करे। तो ये सारे प्रोसेस हटा के हमने इसको ऑनलाइन किया पूरा और इसको उसके जनाधार से जोड़ दिया हुँ, हुँ। और उससे लोगों की पेंशन 1 मिनट के अंदर बनने लग गई। बिल्कुल। पेंशन के साथ पालनहार, जी। इसके साथ स्कॉलरशिप हुँ, हुँ। स्कॉलरशिप और इनके लिए हमने डॉक्यूमेंट्स की जो पाबंदियां थी सब हटा दी कि हमारे पास जो बच्चा अप्लाई कर रहा है स्कॉलरशिप के लिए तो उसका डेटा हम लेंगे, उसका कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन हम ले लेंगे, उसका यूनिवर्सिटी से उसकी एजुकेशन की डिटेल्स हम मंगवा लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसमें कई जगह कॉलेजों के अंदर इसके करप्शन होता था। वो सारी चीज़ों को रोकने का काम किया। बायोमेट्रिक कराया हमने, सारा सिस्टम ऑनलाइन कराया। बहुत सी चीज़ों में दिव्यांगजनों के लिए काम किया। 13,000 स्कूटी हमने वितरण आपने किया। दिव्यांगजनों को दी हुँ। और उनके लिए और भी अलग-अलग चाहिए उनके इक्विपमेंट हों, हाथ हैं, पैर हैं, कृत्रिम अंग हैं, वो हमने विशेष रूप से उनको उपलब्ध कराने का काम किया। पहली बार राजस्थान के अंदर 2 दिव्यांग यूनिवर्सिटीज़ बनी। एक जयपुर के अंदर, एक जोधपुर के अंदर जो हमने स्वीकृत की। कॉलेज पहली बार बना और आरआईसी का बहुत बड़ा सेंटर जो है जामडौली के अंदर बना और पूरा जो है वृद्धाश्रम, बुजुर्गों के लिए, जो निराश्रित महिलाओं के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए, उन सब के लिए हमने बहुत काम किया। एक बात कही जाती है सर, जाके पाँव ना फटे बिवाई, वो जाने क्या पीड़ पराई। मतलब आपने खुद महसूस किया है दिव्यांगजनों की पीड़ा को और उस दिशा में आपने काम किया। आपने कहा है, एक बार मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि पोलियो एक उस समय में हुआ करता था और उसकी वजह से आपको भी जो है पीड़ाएँ झेलनी पड़ी। वो तकलीफ़ जीवन पर्यंत आपके साथ भी रही। ऐसे में किस तरह से दिव्यांगजनों के प्रति हमें एज़ अ सिटीज़न हमको नरमी बरतनी चाहिए, उनके लिए संवेदनशीलता रखनी चाहिए और सरकारों को भी अपनी नीतियों के अंदर उनको प्राथमिकता में लेना चाहिए? देखिए, जब हम समानता की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति एक पैर से दौड़ रहा है, एक व्यक्ति दोनों पैरों से दौड़ रहा है, तो उनमें समानता आएगी कैसे? उसको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन तो हमें देना पड़ेगा ना। उसको कोई बैसाखी दें, उसको स्कूटी दें कि भई वो भी दूसरे के साथ समान रूप से चल सके। वो मदद तो सरकार ही करेगी। हर व्यक्ति इसमें सक्षम नहीं है, इलाज कराने में सक्षम नहीं है, इलाज बहुत महँगे-महँगे हैं। बहुत से दिव्यांगता इस प्रकार की है कि बिना हेल्पर के आप एक पैर भी नहीं रख सकते। आप 100% बेड रेस्ट पे हैं, उसके बावजूद भी तो उन लोगों की मदद कहीं न कहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये मेरा मानना था और हालाँकि जो भी बातें हमने आदरणीय गहलोत साहब को बताई और उन्होंने खुद भी उनका जो फीडबैक था वो बहुत अच्छा रहता था और हमने जो भी प्रपोज़ल विभाग की तरफ से उनको दिए, उन्होंने कभी मना नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही बजट जो है हमें खूब बढ़ा के बजट दिया और वो चाहते थे कि भई इसमें सोशल सिक्योरिटी के अंदर अच्छा काम हो और मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, बच्चा जन्म लेता है तब सरकार मदद करती है। वो पढ़ने जाता है तो उसको पूरी एजुकेशन फ्री है, बच्चियों की कॉलेज तक की एजुकेशन फ्री है, किताब फ्री है, उसको उसकी ड्रेस फ्री है, उसको बच्चियों को साइकिल है, स्कूटी है, लैपटॉप है, पूरी उसको है। खाने के लिए गेहूँ हम दे रहे हैं, अन्नपूर्णा किट हम दे रहे थे। इलाज के लिए जाओ तो इलाज फ्री है, बेरोज़गार है तो बेरोज़गारी भत्ता हम दे रहे हैं, बुज़ुर्ग है तो पेंशन दे रहे हैं।
महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं, विधवा बहनों को पेंशन दे रहे हैं, दिव्यांगजनों को पेंशन दे रहे हैं, उनको स्कूटी दे रहे थे, इक्विपमेंट दे रहे थे। यानी हर जगह सोशल सिक्योरिटी की जो काम यहाँ पे बिल्कुल एक हुआ। ज़िम्मेदार और जवाबदेह सरकार की ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो नागरिकों का जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है वो ख़्याल करे। और आपने तो विदेशों में कोविड आपने में देखा भी है कोविड कि में किस रूप ऐतिहासिक में जी बिल्कुल कोविड एक में भी सरकारों ने हाँ, बेहतरीन काम करने की उस कोशिश करी। समय मैं लेबर मिनिस्टर था जी, और लेबर का पलायन बहुत ज़्यादा था। तो गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर ये व्यवस्था कराई कि चाहे पश्चिम बंगाल का भी मजदूर है तो राजस्थान रोडवेज उसको छोड़ के आएगी वहाँ। हुँ, बहुत बड़ा निर्णय था। बिल्कुल सर। जबकि पहले ये तय किया था कि भाई जिस स्टेट के बॉर्डर तक छोड़ दें वहाँ से आगे वो स्टेट लेके जाएगा, हुँ, लेकिन ये लोग नहीं लेके गए। हुँ। हमने उन मजदूरों को वहाँ तक छुड़वाया और जब पूरे देश में मजदूर पैदल चल रहे थे, राजस्थान में पैदल नहीं चलने दिया। आपका जो नाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, टीकाराम जूली। जूली शब्द का जो सरनेम है वो कैसे जुड़ा आपके साथ में? सरनेम जूली मेरा प्यार का नाम था बचपन में। सब जूली के नाम से ही बुलाते थे मुझे। घर जी, में भी जूली कहते थे। अब वो बाद में जूली इतना पॉपुलर हो गया कि मैं तो स्कूल के अंदर ही मेरा नाम टीकाराम था, बाकी सब जगह जूली था। अच्छा। तो जब मैंने पार्षद का फार्म भरा तो टीकाराम के नाम से कोई जाने ही नहीं। हुँ, हुँ। तो फिर मैंने ब्रैकेट लगा के पीछे उसमें जूली लिखा। फिर बाद में वो ब्रैकेट हटाया और जूली, पहले उर्फ लिखा टीकाराम उर्फ जूली, फिर जी, वो उर्फ हटाया, हुँ। ब्रैकेट लगाया, फिर वो ब्रैकेट भी हटा दिया, फिर पूरा ही नाम बन तो गया। किसने दिया था ये नाम? किसकी तरफ से ये नाम आपको मिला ये जूली? मेरे माता पिताजी ने रखा था। अच्छा वो ये घर का नाम था, घर पेट का नेम नाम था था। आपका और उसके बाद में ये इतना पॉपुलर हो गया कि ये नाम आपको जोड़ना पड़ा साथ में। हाँ। अच्छा, सामाजिक न्याय की एक बात है जिसमें हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात जहाँ तक करते हैं, उनके विचारों ने आपको किस प्रकार से प्रभावित किया? कौन-सा ऐसा उनका जो आप कहें कि उनके द्वारा दिए गए विचारों में से ऐसा विचार है जिसने आपको ख़ास तौर पर प्रभावित किया हो? वो कौन-सी बात? देखिए, जहाँ सामाजिक न्याय की बात आ गई, एक ही लाइन में सब कुछ है। बाबा साहब ने सामाजिक न्याय की बात की, आर्थिक न्याय की बात की। उन्होंने जो है मैं समझता हूँ समानता के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया कि आज व्यक्ति-व्यक्ति में फ़र्क नहीं हो सकता। और जिस प्रकार से पूरे देश का एक तबका, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, वो तबका वर्षों तक जो बहुत पीछे रहा है। बहुत सी कुप्रथाएं समाजों के अंदर चलती रही है। बहुत से समाजों ने आपस में इस प्रकार के नियम भी ऐसे बना दिए हैं कि वो मुख्य धारा में वो लोग नहीं आ पाए। और आज जब हम बात करते हैं समानता की, अब आज मान लो मैं आज सक्षम हूँ, आज मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है और एक गांव का बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अगर कोई कंपटीशन आज होगा तो दोनों का समान ही होगा। उसमें कोई ये थोड़ी पूछेगा इसने वहाँ पे पढ़ा है तो इसका कम नंबर मिलेंगे और यहाँ पढ़ा है तो इसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो जब जिनको फैसिलिटी भी जिनको समान नहीं मिली है तो वो आगे जो एग्ज़ाम फाइट करते हैं तो वो उनको कोई वहाँ पे अलग से फ़ायदा इस चीज़ का नहीं मिलता है। हुँ, और ये राजनीतिक न्याय की भी हम बात करें तो अभी बहुत समय लगा है, मैं समझता हूँ कुछ समय और भी लगेगा कि लोगों को जाति के आधार पे या काम के आधार पे छोटा बड़ा नहीं समझा जाना चाहिए। जी, उनकी क्या योग्यता। योग्यता है, वो किस प्रकार से काम करना चाहते हैं, क्या वो समाज को दे सकते हैं, उस हिसाब से उनको मौका देना चाहिए। जूली जी अगर अगली बार चुनाव होगा तो उसमें सीएम फेस हो सकते हैं, लोगों ने हमारा कहा है। आलाकमान तय करता है, हमारा कोई चक्कर नहीं है, ये हमारे कोई लड़ाई नहीं है, फालतू का पचड़े में हम लोग पड़ने वाले नहीं हैं। आलाकमान सर किसे माना जाए? आलाकमान हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लीड करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तो हाँ, खुद कह रहे हैं हाईकमान तय करेगा, हाँ, तो तो फिर हाईकमान कमेटी में किसे? सब लोग बैठ के तय करते हैं ना, इसलिए तो उन्होंने वर्किंग कमेटी का नाम लिया है। मैं भी वर्किंग कमेटी कह रहा हूँ। हुँ, कांग्रेस के निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, सब लोग मिल के बैठ के तय करते हैं। बीजेपी की तरह दो आदमी तय नहीं करते हैं। आने वाले वक्त में आप कांग्रेस के लिए किस प्रकार की चुनौतियाँ और उसको किस तरह से आप देखते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस के लिए आपको
अपने आप की जो जिम्मेदारियां हैं उन पर ध्यान देना है। देखिए, उस मेरी लिहाज से जिम्मेदारी जनता की आवाज़ को उठाना है, उसको मैं मजबूत तरीके से उठाने का काम करूँगा। कांग्रेस के सामने जो चुनौती है वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, इनकी झूठ है, इनके जो सिनेरियो बनाते हैं वो है, उससे लड़ना है। विधानसभा में आप जब भी बोलते हैं बहुत एक तैयारी के साथ में आप नजर आते हैं। क्या किस रूप में आप तैयार होकर के पहुंचते हैं? किन मुद्दों पर आप किस तरह से खुद को स्टडी करते हैं और कैसे आप उस दिशा में आप आगे बढ़ते हैं? देखिए, जो मैं देखता हूँ रोज़ाना, जनता के बीच में जाता हूँ, न्यूज़ में सुनता हूँ, अखबार में पढ़ता हूँ, लोग मेरे से मिलने आते हैं, मेरे को अपनी शिकायत बताते हैं, तो उन सब के आधार पे मेरी तैयारी होती है और उन्हीं सभी इश्यूज़ को लेकर उनको फिर मैं वेरिफ़िकेशन करता हूँ और उसके बाद उन मामलों को मैं विधानसभा के अंदर उठाता हूँ। अच्छा, एक बात है कि कांग्रेस पर अक्सर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे। इन आरोपों को अब आप कैसे देखते हैं? ये सब क्या बीजेपी का सॉफ्ट प्रोपेगेंडा हिंदुत्व है। की तरफ अभी भी कांग्रेस है कहीं? नहीं रहती है कांग्रेस, तो ये तो सारा ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। मैं तो चाहता हूँ वो काम पे बात करें ना, किस चीज़ का तुष्टीकरण की बात करते हैं? काम की बात करें, वो विकास की बात करें। आम युवाओं के लिए आखिर में पॉडकास्ट के आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि सभी युवा इस राजस्थान के लिए, इस देश के लिए काम करें, नशे से बचें और हमारा जो आने वाला भविष्य है इस राजस्थान का और इस देश का, ये आप सब पे टिका हुआ है। तो युवा, आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे युवा देश हमारा हिंदुस्तान है, तो उसकी ताकत आप हैं, उसकी शक्ति आप हैं, उसको व्यर्थ नहीं गंवाएं और इस देश को आगे बढ़ाने में आप महत्वपूर्ण योगदान दें, सही का साथ दें। धन्यवाद सर, आज आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। हम बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे आपको। थैंक यू। तो आज हमारे पॉडकास्ट पर थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिन्होंने प्रदेश के विकास और अपने मंत्री रहने के दौरान में कई तरह के अनुभवों को भी शेयर किया, साथ ही साथ अपनी राजनीतिक यात्रा को भी हमारे साथ साझा किया। कई मसलों पर उन्होंने खुल करके विचार रखे, साथ ही युवाओं से भी अपील की कि वे नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे और देश, प्रदेश, समाज के विकास में अपना योगदान दें। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहें डीडी न्यूज़ राजस्थान के साथ।